Morning class. Today we will discuss the next topic, the relation between torque and moment of inertia and the relation between angular momentum and moment of inertia. In our last lecture we have already discussed about moment of inertia. Moment of inertia play the same role in rotational motion as it is played by the mass in linear motion. जो मास का रोल हमारा लीनियर मोशन में होता है वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रोल होता है रोटेशनल मोशन में. So let's start the relation between the torque and moment of inertia. टॉर्क को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आई से. तो सबसे पहले हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे फॉर एग्जांपल व्हेन अ बॉडी एक्ट्स ऑन अ बॉडी कैपेबल ऑफ रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस. सिमिलरली हमारे पास एक कोई भी बॉडी है, ये हमारी हो गई एक्सिस ऑफ रोटेशन जिसके अबाउट सभी पार्टिकल्स रोटेट कर रहे हैं. तो यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे कि लेट ये 1 पार्टिकल है m1, ये 2 पार्टिकल हैं m2 एंड ये 3rd पार्टिकल हैं m3 एंड सभी पार्टिकल इसके अबाउट रोटेट कर रहे हैं. क्लियर. तो ये हमारी एक कंडीशन हो गई यहाँ पर. यहाँ पे जो सभी पार्टिकल रोटेट कर रहे हैं तो उनका कुछ ना कुछ एंगुलर एक्सीलरेशन होगा, दैट इज़ अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी. एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन से उनके जो डिस्टेंसेस हैं, डिस्टेंसेस क्या हो गए, जैसे हमारे पास ये m1 पार्टिकल है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया r1. ये m2 पार्टिकल है तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस हो गया r2. क्लियर. तो यहाँ से अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, लीनियर एक्सीलरेशन ऑफ फर्स्ट पार्टिकल. अब ऑब्जेक्ट है, कोई भी पार्टिकल्स हैं वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट रोटेट कर रहे हैं तो उनका लीनियर एक्सीलरेशन भी होगा. लीनियर एक्सीलरेशन का और एंगुलर एक्सीलरेशन का रिलेशन है दैट इज़ a1 इज इक्वल टू r1 इंटू अल्फा. नाउ फोर्स एक्टिंग ऑन फर्स्ट पार्टिकल, फर्स्ट पार्टिकल के ऊपर कितनी फोर्स एक्ट करेगी, m1 r1 इंटू अल्फा. ये रिलेशन हम पहले भी ड्राइव कर सकते हैं, a इज इक्वल टू r इंटू अल्फा. जैसे v इज इक्वल टू r इंटू ओमेगा होता है, v हमारा क्या रिलेशन होता है, r इंटू ओमेगा. क्लियर. तो यहाँ से हमारा अल्फ़ा इंटू आर का रिलेशन हो जाएगा ए के इक्वल. नाउ तो अब यहाँ से हो गया हमारे पास फोर्स विच इज़ एक्टिंग ऑन फर्स्ट पार्टिकल. मोमेंट ऑफ फोर्स कितनी हो जाएगी, मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन हम उसे क्या कहते हैं, टॉर्क. टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, आर क्रॉस एफ. तो एफ का फॉर्मूला हम यहाँ से लिख देंगे m1 r1 इंटू अल्फ़ा और r1 का यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर. तो हमारे पास ये रिलेशन आ गया. ये रिलेशन आया है हमारे पास सिर्फ फर्स्ट पार्टिकल के लिए, बट हमारे पास एक सिस्टम में नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स होते हैं तो ये रिलेशन हो गया. हम टोटल टॉर्क एक्ट कर लेंगे किसी भी बॉडी पे, दैट इज़ फॉर नंबर ऑफ़ पार्टिकल, टॉ1 टॉ2 टॉ3 एंड टॉn. तो यहाँ से हमारे पास हो गया m1 r1 स्क्वायर इंटू अल्फ़ा, ये रिलेशन टॉ2 टॉ3 एंड टॉn. यहाँ से देखो इन सब में हमारे पास एक कॉमन पॉइंट है दैट इज़ अल्फ़ा. अल्फ़ा हम कॉमन ले लेंगे दैट इज़ एंगुलर एक्सीलरेशन. तो हमारे पास अंदर वाली टर्म आ जाएगी इनटू अल्फ़ा. तो ये वाली जो हमारे पास ब्रैकेट में टर्म है ये होता है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो इसे हम mr स्क्वायर समेशन पुट कर देंगे, समेशन हो जाएगा क्योंकि ये हमारे फर्स्ट पार्टिकल से चलता हुआ nth पार्टिकल के लिए यहाँ पर होगा. ठीक है. तो यहाँ से हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रिलेशन आ गया और टो का आ गया दैट इज़ आई इंटू अल्फ़ा. अब हमारे पास जो मेन रिलेशन है वो है ये, दैट इज़ टो इज इक्वल टू आई इंटू अल्फ़ा एंड दिस रिलेशन इज़ एनालॉगस टू टॉर्क. क्या होता है, फोर्स इन रोटेशनल मोशन. जैसे हमारे पास फोर्स का रिलेशन होता है मास इंटू अल्फ़ा, ऐसे ही हमारे पास टो का रिलेशन है. देखो यहाँ पे जो टो है वो एफ़ के इक्वल है, आई है वो मास के इक्वल है, जो अल्फ़ा है वो ए के इक्वल है. तो अगर आपको सिंपल रिलेशन एफ भी याद है और आपको ये टर्म्स याद हैं कि किस टर्म का क्या रोल होता है तो आप इजीली हम टो कैलकुलेट कर सकते हैं. नाउ यहाँ से टॉर्क आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सीलरेशन. अगर मैं इस रिलेशन में अल्फ़ा को और टो को 1 पुट कर दूँ तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इज़ नियरली इक्वल टू द एक्सटर्नल टॉर्क रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट एक्सीलरेशन इन द बॉडी अबाउट दैट एक्सिस. सो दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन द टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया. न्यूमेरिकल पर्पस से ये टॉपिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ नेक्स्ट इज़ द रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया. क्लियर. तो एंगुलर मोमेंटम हमारा हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल से. मोमेंट ऑफ इनर्शिया को रिप्रेजेंट करते हैं आई से. सो इनके बीच में हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है. तो जैसे सबसे पहले हमारे पास लीनियर मोमेंटम क्या होता है, लीनियर मोमेंटम होता है हमारे पास p इज़ इक्वल टू m इंटू v. तो सिमिलरली हमारे पास एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, इट इज़ i इंटू ओमेगा, क्योंकि p और l का सेम रिलेशन है, m और i का सेम रिलेशन है और v और ओमेगा का सेम रिलेशन होगा. तो अब हम इसको ड्राइव करेंगे. क्लियर.
तो नेक्स्ट है हमारे पास रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो वही हम कंसीडर करेंगे। सबसे पहले फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी एक बॉडी है, क्लियर, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट ये हो गई हमारी जेड एक्सिस, जिसके अबाउट हर एक पार्टिकल रोटेट करेगा। ये हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो गए, ये m1 पार्टिकल हैं, ये m2 पार्टिकल है, ये हो गया mn पार्टिकल। सभी इसके अराउंड रोटेट करेंगे विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, एक कॉमन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ इसके अराउंड रोटेट करेंगे। तो हमारे पास ये रिलेशन है v और ओमेगा में। फर्स्ट पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी होगी v1 इज इक्वल टू r1 ओमेगा, v2 इज इक्वल टू r2 ओमेगा एंड v3 इज इक्वल टू r3 ओमेगा। तो इस तरह से हमारे पास nth पार्टिकल के लिए हो गई, क्लियर। नाउ अब हमें लीनियर मोमेंटम निकालना है फर्स्ट पार्टिकल के लिए, दैट इज़ m1 v1 m1 r1 इंटू ओमेगा। अब फर्स्ट पार्टिकल के लिए ये हो गया, दैट इज़ L1 इज इक्वल टू P1 R1, दैट इज़ m1 r1 स्क्वायर इंटू ओमेगा। सो अब एंगुलर मोमेंटम हमें निकालना है विच इज़ द सम ऑफ ऑल द लीनियर मोमेंटम। तो ये हर एक पार्टिकल के लिए हमने कैलकुलेट कर लिया, क्लियर। तो अब हम क्या करेंगे, टोटल निकालने के लिए इन सभी के एंगुलर मोमेंटम को हम ऐड करेंगे। जब हमारे पास ये टर्म आएगी, यहाँ पे कॉमन पॉइंट है हर एक जगह, ओमेगा कॉमन है सब में, तो हम इसको कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास ये रिलेशन आएगा। और इसको अब हम कैसे, इस ब्रैकेट टर्म को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, समेशन टर्म से, क्लियर। तो हमारे पास इस तरह से ये रिलेशन आ जाएगा, समेशन mr स्क्वायर इंटू ओमेगा, और mr स्क्वायर है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल, तो यहाँ से हमारे पास L आ गया। अब देखो ये हमारे पास रिलेशन आया, दिस रिलेशन इज़ एनालॉगस टू द रिलेशन मोमेंटम दैट इज़ m इंटू v। L प्ले द सेम रोल एज द लीनियर मोमेंटम p प्ले इन द लीनियर मोशन, क्लियर। तो लीनियर मोशन में जो p का रोल है वही L का है एंगुलर मोमेंटम का, I का और m का सेम रोल हो जाएगा, और ओमेगा का और v का। सो हमारे पास ये रिलेशन इसकी एनालोगस होगा। और अगेन सेम कि अगर हम ओमेगा और l को 1 पुट करते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की क्या डेफिनेशन होगी, इट इज़ अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस विच इज़ न्यूमेरिकली इक्वल टू द एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी व्हेन रोटेटिंग विद यूनिट एंगुलर वेलोसिटी अबाउट दैट एक्सिस, क्लियर। तो हमने दो इंपॉर्टेंट यहाँ पे रिलेशन फाइंड आउट किए हैं, एक तो L इज़ इक्वल टू आई ओमेगा एंड टो इज़ इक्वल टू आई इंटू एल्फा। तो ये हमारे इम्पॉर्टेंट रिलेशन है। नाउ नेक्स्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। नाउ हमारे पास एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन क्या है, L इज़ इक्वल टू आई इंटू ओमेगा। तो हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम है वो हमारा कंजर्व होगा, तो यहाँ से आई ओमेगा हमारा कंजर्व होगा। तो वो कब कंजर्व होगा, जब हमारे सिस्टम पे जो एक्सटर्नल टॉर्क ऐड कर रहा है, इफ़ इट इज़ रिमेन सेम एंड इट इज़ रिमेन ज़ीरो, ठीक है। अगर वो ज़ीरो है तो जो टोटल मोमेंटम है वो कंजर्व होगा। नाउ तो सबसे पहले हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन है, दैट इज़ टो का रिलेशन और L का क्या है, टो ये हो गया हमारे पास F इज़ इक्वल टू डी पी ओवर डी टी। ऑलवेज रिमेंबर, अगर इससे आप इसको रिजेंबल करके चलोगे ना तो आपको इजीली ये रिलेशन लर्न होगा। तो F इज़ इक्वल टू डी पी ओवर डी टी है, तो इसी तरह हमारे पास टो हो गया डी एल ओवर डी टी, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हमारे पास टो का रिलेशन है, अगर एक्सटर्नल टॉर्क हमारे सिस्टम पे जीरो होगा तो L क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, क्योंकि एक कांस्टेंट क्वांटिटी का ही डेरिवेटिव ज़ीरो होता है। तो L को कांस्टेंट है, मींस अब इसकी ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, व्हेन द टोटल टॉर्क एक्टिंग ऑन द रिजिड बॉडी इज जीरो द टोटल एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। अगर टो ज़ीरो है तो L आई ओमेगा हमारा क्या हो जाएगा, कंजर्व। इट मीन्स I1 ओमेगा 1 विल बी इक्वल टू I2 ओमेगा 2। अब इसकी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर देखो हमारे पास कोई भी कंजर्व क्वांटिटी होती है तो अगर उसमें जैसे हमारे पास ये है, ये कंजर्व है, मीन्स अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज़ होगी तो दूसरी डिक्रीज़ होगी। जैसे अब हम कैसे करेंगे, अगर मैं 2 इंटू 3 के मल्टीप्लाई को मैं क्या कहती हूँ, वो 6 है। तो अगर मैं इसमें एक क्वांटिटी इंक्रीज़ कर रही हूँ, अगर मैं 2 को 6 कर दूँ तो 3 को मुझे क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज़। अल्टीमेटली हैं तो ये दोनों का सम सेम, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे पास ये हो जाएगा, अगर हम I को फॉर एग्ज़ाम्पल I1 हमारे पास कम है और I2 हमारे पास ज़्यादा है, तो जो ओमेगा 1 है वो डेफिनेटली हमारे पास ज़्यादा होगा और ओमेगा 2 क्या होगा, कम होगा। तो ये डिक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इसके अकॉर्डिंग होते हैं। तो इसके एग्जांपल है, सबसे पहले है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज़ द प्लैनेटरी मोशन। प्लैनेटरी मोशन क्या होता है, हमारे पास जो सन है, अर्थ है, सन के अराउंड रोटेट करती है। तो सन हमारा किसी एक सेमी मेजर या सेमी माइनर एक्सिस पर होता है। फॉर एग्जांपल सन हमारा यहाँ है और ये अर्थ का मोशन है, ये है अर्थ, ठीक है, और ये है सन। तो
एपीहीलियन, ये एक हमारे पास दो पॉइंट होते हैं, पेरीहीलियन पॉइंट और एपीहीलियन पॉइंट। पेरीहीलियन पॉइंट और एपीहीलियन क्या वो पॉइंट होते हैं जो एक पॉइंट वो होगा जो सन से सबसे ज़्यादा दूर होगा, जब अर्थ की वो पोजीशन होगी जब वो जिस ऑर्बिट में रोटेट कर रही है, रोटेट करते हुए वो सन से सबसे दूर होगी। और पेरीहीलियन पॉइंट वो होगा जब वो सन के सबसे क्लोजेस्ट होगी। तो देखो यहाँ से अर्थ का और सन का डिस्टेंस सबसे दूर है, जबकि यहाँ पे सन और अर्थ का डिस्टेंस सबसे पास है। तो ये एपीहीलियन पॉइंट और पेरीहीलियन पॉइंट होते हैं। क्लियर? तो जब अर्थ सन के अराउंड रोटेट करती है तो जो वो सबसे ज़्यादा दूर होगी, तो अकॉर्डिंग टू एल इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा, तो यहाँ पे इस केस में जो आर है वो ज़्यादा होगा। आर ज़्यादा होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। तो इस पॉइंट पे जो एंगुलर वेलोसिटी है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, अब इस पॉइंट के लिए देखो, इस पॉइंट के लिए जो आर है वो कम है, आर कम है तो आई क्या होता है एम आर स्क्वायर, तो आर आई भी हमारा क्या होगा डिक्रीज़ होगा, बट जो ओमेगा है वो आपका इंक्रीज़ हो जाएगा। मीन्स जैसे ही अर्थ यहाँ पर होगी, इस पॉइंट पर होगी, तो इस पॉइंट पे अर्थ की वेलोसिटी कम होगी, एंगुलर वेलोसिटी, बट जैसे जैसे वो क्लोज आती जाती है सन के, उसकी एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज़ होती जाती है। तो इसी को रिप्रेजेंट करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्लियर? Now next is a man carrying load weight in his hand and standing on a rotating turntable can change the angular speed of the turntable। अब देखो एक पर्सन है, जब पर्सन को अपने हैंड्स को उसने एक्सपेंड किया हुआ है, इस केस में जो आर है वो इंक्रीज़ हो रहा है, आर इंक्रीज़ हो रहा है तो आई भी क्या होगा इंक्रीज़ होगा, तो उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो डिक्रीज़ होगी। अब इस केस में देखो, इस केस में जो आर है वो इसके कंपैरेटिवली डिक्रीज़ है, आर डिक्रीज़ है तो आई भी क्या होगा हमारा डिक्रीज़ होगा, बट एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी। इट मीन्स अगर किसी पर्सन को एक रोटेटिंग टेबल पे अपनी एंगुलर स्पीड को इंक्रीज़ करना है तो उसको अपने हैंड को अंदर की तरफ फोल्ड करना पड़ता है। ठीक है, सो इट इज़ ऑल ड्यू टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। नाउ अ डाइवर जंप फ्रॉम द स्प्रिंग बोर्ड एग्जिबिट सम रिजल्ट इन एयर बिफोर टचिंग द वाटर सरफेस। देखो अब जैसे ही यहाँ पे डाइवर्स है, उनको या जंप करना होगा, तो जंप करने के लिए वो अपनी बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट करते रहते हैं। मीन्स यहाँ पे जो वो आर है, आर को डिक्रीज़ करेंगे। ठीक है, आर डिक्रीज़ होगा मीन्स आई डिक्रीज़ होगा। अकॉर्डिंग टू टो इज इक्वल टू आई ओमेगा, अगर एक फैक्टर डिक्रीज़ हो रहा है तो दूसरा फैक्टर इंक्रीज़ होगा, इट मीन्स ओमेगा इंक्रीज़ होगा। तो अगर डाइवर्स को अपनी एंगुलर वेलोसिटी को इंक्रीज़ करना है तो उन्हें आर को डिक्रीज़ करना पड़ेगा, इसलिए वो अपनी बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। बट जैसे ही वो जंप करते हैं, ये पोजीशन देखो यहाँ पे, जैसे ही वो जंप करेंगे तो वो अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर लेते हैं, एक्सपेंड कर लेते हैं, क्योंकि इससे आर इंक्रीज़ हो जाता है। तो एंगुलर मोमेंटम इंक्रीज़ होगा तो उनकी एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज़ होती है। इट मीन्स जंप करने से पहले उनकी एंगुलर वेलोसिटी कम होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो यहाँ पे अपनी हाई एंगुलर वेलोसिटी के साथ जंप करते हैं तो वो नीचे तक जा सकते हैं और उनकी बॉडी हर्ट भी हो सकती है। इसीलिए जब डाइवर्स जंप करते हैं तो पहले अपनी बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और उसके बाद एक्सपेंड करते हैं। क्लियर? नाउ ऐसे ही सेम है बैले डांसर्स। जो बैले डांसर्स हैं वो क्या करते हैं, देखो अगर उनको अपनी एंगुलर वेलोसिटी को इंक्रीज़ करना है तो वो अपनी बॉडी को, अपनी आर्म्स को फोल्ड कर लेते हैं। फोल्ड करने से क्या होगा, उनकी आर डिक्रीज़ होगा, एंगुलर मोमेंटम आई डिक्रीज़ होगा, जो एंगुलर वेलोसिटी है वो इंक्रीज़ होगी। अगर उनको अपनी स्पीड को कम करना है तो वो आर को इंक्रीज़ कर लेते हैं, तो आई इंक्रीज़ होगा और जो एंगुलर वेलोसिटी है वो डिक्रीज़ होगी। क्लियर? ऐसे ही है जो स्पीड होती है किसी भी टॉर्नेडो में, जो उसकी इनर लेयर्स होते हैं उनकी स्पीड जनरली हाई होती है। रीज़न वही, क्योंकि वहाँ पे आर की वैल्यू डिक्रीज़ होती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज़ होता है और एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज़ हो जाती है। सो यही आपको इजीली एक्सप्लेन करता है। दिस इज़ ऑल अबाउट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, दैट इज़ टो आई ओमेगा इज़ कॉन्स्टेंट। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट। क्लियर?